नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर बरेली विश्वविद्यालय का है। जिन भी स्टूडेंट की परीक्षाएं अभी को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र की नहीं हुई है, उन सभी के लिए आज का ये क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से लगभग 75% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है वह है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये आपका मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है। और ये प्रश्न पत्र OMR सीट पर आयोजित करा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार का ये पेपर आता है, चाहे आपका एग्ज़ाम लिखित हो या आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, केवल और केवल ये पासिंग मार्क के लिए होता है, पास करना होता है। इसका मार्क्स आपकी मार्कशीट पर ऐड नहीं होता है। तो आप चाहे BA के छात्र छात्राएँ हों, चाहे आप BCom से हों या आप BSc के स्टूडेंट हों, सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में 1.5 घंटे का समय मिलता है और कुछ यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का समय मिलता है। यहाँ पर अधिकतम मार्क्स आपका 75 दिया गया है। ठीक है, और जो निर्देश दिए रहते हैं परीक्षार्थियों के लिए, निर्देश दिए रहते हैं वो आप ज़रूर पढ़ लिया करिए। अब यहाँ पर सेकंड वाला देखिए कि प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 75 प्रश्नों को दी गई OMR सीट पर आंसर लगाना है, यानी कि केवल आपको प्रथम या आप पूरे पेपर में से 75 को ही हल कीजिए। ठीक है, प्रथम 75 के उत्तर को आपको देना है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को, और सभी लोग इसका आंसर भी करने का प्रयास कीजिएगा जिनको इसका आंसर पता है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, इन्वायरमेंट हैज़ 2 मेजर कंपोनेंट्स, यानी पर्यावरण के दो मुख्य दो घटक हैं। तो पर्यावरण के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जैविक तथा अजैविक, ये दो पर्यावरण यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक, ये आपके पर्यावरण के दो घटक हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन परत, क्या पूछा गया था? ओजोन लेयर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स एटमॉस्फेयर। ओजोन परत वायुमंडल की निम्न में से किस परत से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है, किस परत से संबंधित है? तो यह दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर से संबंधित है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन जो है ये मौजूद है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपका होगा स्ट्रेटोस्फीयर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर से संबंधित है। ऑप्शन 20 में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि प्रकृति के पास हमारी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है लेकिन लालच के लिए नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन कहा गया था महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें UNEP तो ये संबंधित है पर्यावरण से। हरित शांति यह भी संबंधित है। रेड क्रॉस ये भी आपके पर्यावरण से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर WWF जो है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 5वां प्रश्न दिया गया है, द टर्म ऑफ इकोसिस्टम वाज कोल्ड बाय। पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें, पारिस्थितिकी तंत्र जो था वो आर्थर टेंसले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? आर्थर टेंसले के द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो इन्होंने भाई साहब ने लगाया था 20.9%, लेकिन ये गलत है। ठीक है, कार्बन का अगर हम देखें वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का
जो प्रतिशत है वो है 0.03% से लेकर के 0.004%। अब ऑप्शन में 0.3 मिल रहा है तो आप क्या लगा देंगे 0.003। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी पूछा जाए कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है तो आप बताएंगे 0.003 से लेकर के 0.04% तक। ओके, चलें अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन कह रहा है रेशम उत्पादन, स्वच्छ वातावरण, जल संरक्षण या मछली उत्पादन। तो नीली क्रांति जो है दोस्तों वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्रांति जो है जैसे कि नीली क्रांति, हरी क्रांति, पीली क्रांति, ये किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो एक बार सभी लोग आप क्रांति के बारे में ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आप गूगल करके हरी क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर रेड क्रांति, नीली क्रांति ये क्या है, इसके जो जन्मदाता थे वो कौन है, एक बार जरूर देखें क्योंकि पूछा जाएगा एग्जाम में। यहाँ से लगभग 3 प्रश्न। तो यहाँ पर नीली क्रांति पूछी गई थी, तो यहाँ पर मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक जैव विविधता निम्न किस देश में पाई जाती है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन द फॉलोइंग कंट्री। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता निम्न देश में पाई जाती है। तो ब्राज़ील में। कहाँ पर पाई जाती है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्मेट इन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1982, 1980, 1990 या फिर 1986। तो आपको बता दें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1986 में पारित किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था और यह पूर्ण रूप से 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत लागू या पारित किया गया, तो आप बताएंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। ये पूर्ण रूप से 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी 1986 आपका सही आंसर रहेगा। चले अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वनस्पति के अग्रदूत इनमें से पूछा गया है कि वनस्पति के अग्रदूत कौन हैं। तो दोस्तों वनस्पति के अग्रदूत जो हैं वो लाइकेंस हैं, ठीक है। लाइकेंस जो हैं वो वनस्पति के अग्रदूत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जानवर गठन करते हैं। एक ही क्षेत्र में जो पौधे और जो जानवर हैं वो मिल करके क्या गठित करते हैं, आबादी, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बायोलॉजिकल कम्युनिटी। क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो यहाँ पर आंसर क्या करेंगे आप लोग, कम्युनिटी यानी समुदाय। ये ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर होगा, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं यहाँ पर होगा सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है एड्स वायरस है, एड्स विषाणु में होता है। पहला ऑप्शन दिया गया केवल और केवल डीएनए होता है। यह ऑप्शन बी कह रहा है कि डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, या फिर आरएनए पाया जाता है या प्रोटीन तथा आरएनए। तो बात किया जाए एड्स में तो जो विषाणु जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध क्या कहलाता है, ठीक है। इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट फूड चेन इज कॉल्ड। पौष्टिकता या खाद्य जाल या ऊर्जा का प्रवाह या फिर पारिस्थितिकी पिरामिड। तो इनमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फूड वेब यानी फूड जाल आपका सही आंसर होगा। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर जो संबंध है उसको हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 20 में सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में विघटनकारी कौन से हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो विघटनकारी हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। आंसर बी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत पूछा गया था, मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जल प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो कीटनाशक तथा खाद, औद्योगिक अवशेष, घरेलू मल, इन सभी के कारण जो है ये दूषित होता है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर रहेगा, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है। जैविक खाद के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव, यानी उपरोक्त सभी। राइजोबियम, एजोला, नीलहरित शैवाल, ये सभी जैविक खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पर्यावरणीय अध्ययन है एकल विषय, कई विषय का एकीकरण, वैज्ञानिक अध्ययन या सामाजिक अध्ययन। तो इन्वायरमेंट जो है एकल नहीं कह सकते, एकल विषय नहीं है, ये कई विषयों का एकीकरण है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन और ए जू इज, वनस्पतिक उद्यान और चिड़ियाघर का महत्व क्या है। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और पूछा ये गया है कि जो वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर हैं इनका क्या महत्व है। तो इनका ये महत्व हो सकता है कि वह समाज में संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता प्रदान करते हैं। ये ऑप्शन बी कह रहा है कि वह छोटे पैमाने के प्राकृतिक वनस्पतिक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह हैं। ये अगला क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है कि इसका सौंदर्य व मनोरंजक मूल्य है। तो ये सभी ऑप्शन आपके सही होंगे, ऑप्शन डी इसमें आपके करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। चलिए सभी लोग बताएंगे, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका दिया गया है 11 दिसंबर, 5 जुलाई, 16 मई या 21 जून। तो आपको बता दें, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामान्य गणमान्य को लेकर के लगभग 36,000 लोगों ने 35 मिनट तक आसन किया और इसमें कुल मिलाकर के 21 योग आसन सम्मिलित थे। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया गया, माफ़ कीजिएगा 21 जून को मनाया गया था। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य प्रेरक शक्ति, पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य प्रेरक शक्ति है जल तथा मृदा, सौर ऊर्जा, पौधे तथा जानवर या फिर पर्यावरण। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण आपके करेक्ट आंसर होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की जो मुख्य प्रेरक शक्ति है वो है पर्यावरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है। खनिज, कोयला, प्रजाति या उपयुक्त सभी। यहाँ पर गैर नवीनीकरण संसाधन पूछा गया है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजाति जो है वो गैर नवीनीकरण संसाधन है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपके करेक्ट आंसर होंगे। चल क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापता है जिसे BOD के नाम से जानते हैं। कभी कभी पूछ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD, तो आप लिखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है BOD का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये क्या मापता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा घुलित ऑक्सीजन को मापता है या फिर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण। तो ये मापता है आपका जल प्रदूषण को। ठीक है, माफ कीजिएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा घुलित ऑक्सीजन को मापता है। ऑप्शन ए इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या, ऑप्शन आपके दिए गए हैं 8, 5, 6 और 7। तो ये सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं।
भारत में जो जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या है वो कुल मिलाकर के कितनी है? 4 है। पहला है पश्चिमी घाट हिमालय या पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी बर्मा क्षेत्र, और तीसरा आपका हो जाएगा सुंदर क्षेत्र, और चौथा आपका हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। ठीक है, ये 4 हॉट स्पॉट हैं। पहला आप नोट करेंगे पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा आपका हो जाएगा हिमालय, तीसरा आपका हो जाएगा भारत बर्मा क्षेत्र, और चौथा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरलैंड क्षेत्र। ये 4 हॉट स्पॉट जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर सही आंसर होगा 4। अब फिलहाल कौन सा ऑप्शन यूनिवर्सिटी सही मानती है ये इस पर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन आप सब ध्यान रखेंगे कि 4 अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाए तो आप 4 पर ही टिक करेंगे। ओके, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए। अगर पूरे विश्व की पूछी जाए कि पूरे विश्व में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या, तो आप कितना बताएंगे? तो 36 है। पूरी दुनिया में 36 है, भारत में 4 है। ध्यान दीजिएगा। चले आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 किस देश द्वारा होस्ट किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो स्वीडन के द्वारा ये जो है होस्ट किया गया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2022 होस्टेड बाय स्वीडन। ऑप्शन ए इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि भारत पर्यावरण दिवस 2022 में किस देश ने मेजबानी की थी? तो स्वीडन ने की थी। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो संबंधित है दोस्तों, वो संबंधित है अनाज से। किससे संबंधित है? गेहूं और चावल से संबंधित है, यानी अनाज से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? यहाँ पर है SO2, CO, NO2, MIC। तो आपको बता दें मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता विश्व में पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 27, तो ये होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब भी पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक जैव विविधता विश्व में पाई जाती है, जिसमें आपके ऑप्शन हो टेम्परेट जंगल, ट्रॉपिकल जंगल, अल्पाइन या फिर टुंड्रा, तो आप क्या आंसर करेंगे? रेन फॉरेस्ट अगर मिल जाए तो रेन फॉरेस्ट पे भी टिक करेंगे, और अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो आप उस पर टिक करेंगे। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये 14 जून 1992 14 जून 1992 रियो डी जेनेरियो में जो है आयोजित किया गया था, जो कि ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर डेट पूछ लेता कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया और कब जब पूछ लेता तो उसमें क्या हो जाता? 1992। ध्यान दीजिएगा 1992 में ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, जिसमें है उत्तराखंड का राज वृक्ष पूछा गया है। उत्तराखंड का राज वृक्ष पूछा गया है कि उत्तराखंड का राज वृक्ष कौन सा है? तो आपको बता दें बुरास का जो पेड़ है ये उत्तराखंड का राज वृक्ष है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष, भाई पहला ऑप्शन देवदार, अशोक, आम या नारियल। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष क्या है? तो अशोक जो है ये उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज पुष्प।
भाई साहब ने लगा दिया है गुलाब, ये गलत है। उत्तर प्रदेश का जो राज पुष्प है वो प्लास है। ओके, ऑप्शन सी में आपका करेक्ट आंसर होगा। प्लास का जो पुष्प होता है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन सी में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या पंजाब? तो फूलों की घाटी जो है स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन 20 में सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न देखिए। हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं, जो हॉट स्पॉट के क्षेत्र होते हैं वो कैसे क्षेत्र होते हैं? वो उच्च जैव विविधता वाले खतरे में होते हैं, घास के मैदान होते हैं, गर्म स्थान होता है या गर्म झरने? तो हॉट स्पॉट के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड है इस बार आपके एग्जाम में। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि विभिन्न जनसंख्या और उनकी प्रवृत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विभिन्न जनसंख्या और उनकी प्रवृत्ति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी यानी संख्यांकिकी कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है आपका, सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है कि व्हाट इज द इंडिया ग्लोबल रैंकिंग इन पॉपुलेशन? जनसंख्या में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है जनसंख्या में, प्रथम स्थान है चीन का। ठीक है, द्वितीय स्थान पे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि टिहरी बांध बनाया गया था। जो टिहरी बांध था ये कहाँ पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध दोस्तों बनाया गया भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें पूछा गया है कि ताजमहल नदी के समीप है, यानी ताजमहल जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर स्थित है। ताजमहल किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। माफ़ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का जो विषय था वो था ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। ये 2022 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है दोस्तों वो स्थित कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लगभग रामनगर या ऐसे कुछ करके है जगह, वहाँ पर स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड में, इन्होंने महाराष्ट्र लगाया, महाराष्ट्र गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? तो ये 1972 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1972 में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फोना। क्वेश्चन है कि फोना संबंधित है एनिमल या प्लांट्स या फिर रॉक्स या फिर माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फोना जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो आपको बता दें फोना जंतुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जंतुओं से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को बनाया गया था। कब बनाया गया? तो आप ध्यान देंगे 25 अक्टूबर 1980। इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के प्रत्याशित प्रभाव हैं? यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के प्रत्याशित प्रभाव हैं? पहला ऑप्शन है समुद्री जल का स्तर बढ़ना, बदलती वर्षा, मरुस्थलों का बढ़ना या उपयुक्त सभी।
तो इनमें आपके जो सही आंसर होंगे वो उपयुक्त सभी, इन सभी के कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं एक प्रकार के। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में संशोधित किया गया। ठीक है, ये पूछा क्या गया है कि वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किया गया। तो पहला ऑप्शन है 1987, 1985, 1989, 1990। तो इनमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1987 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन कब किया गया? 1987 में संशोधन किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है? पहला यहाँ पर दिया गया सीक्रेट ग्रुप्स, वन्यजीव अभ्यारण्य, बीज बैंक या राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो एक्स सीट संरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन 20 में आपके करेक्ट आंसर होंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण स्रोत है? गैर नवीनीकरण स्रोत पूछा गया है। तो गैर नवीनीकरण जो स्रोत है वो है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम जो है वो गैर नवीनीकरण स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अमृता देवी, मेघा पाटकर या एस.के. बनर्जी या सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था ये पेड़ की कटाई की रोकथाम के लिए चलाया गया था और ये संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है। नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तराखंड में। नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व निहित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व निहित है ऊर्जा के प्रवाह में, सामग्री का परिवर्तन या ए व बी दोनों या उपयुक्त सही। तो इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी ये दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें है द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। पिरामिड की ऊर्जा है हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, हमेशा विपरीत होती है या ए व बी दोनों होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पिरामिड की जो ऊर्जा है वो हमेशा क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है, यानी ऑलवेज अपराइट होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रेरक शक्ति है ना वह सौर प्रकाश, सनलाइट जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा परितंत्र है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है। इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 आपका है कि रामसर सम्मेलन का मिशन किसका संरक्षण करना है? जो रामसर सम्मेलन है ये किसका संरक्षण करता है? समुद्र का, आर्द्रभूमि का, मरुस्थल या फिर नदी का? तो रामसर जो सम्मेलन है ये किसकी अगुवाई करता है? तो ये आर्द्रभूमि की अगुवाई करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, आर्द्रभूमि। रामसर सम्मेलन का मिशन किसका संरक्षण करना है? तो ये आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है। मानव क्वेश्चन नंबर 55 है कि मानव जन आपदाएं हैं। मानव जनित आपदाएं कौन कौन सी हैं? युद्ध, दंगा, आतंकवाद। तो ये सभी मानव जनित जो है ये आपदाएं हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि आदर एक मूल्य है। आदर एक मूल्य है, जन्मजात, प्राप्त। तो आदर करना दोनों आप कह सकते हैं, एक प्रकार का जन्मजात और प्राप्त, ये दोनों प्रकार का मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई? रामकृष्ण मठ की स्थापना कब हुई? तो आपको बता दें सन 1800
1897 में स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के निकट बेलूर मठ में जो है इसकी रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। ठीक है, कब किया था? तो 1897। यहाँ ऑप्शन 1898 है, 1998 है और 1888 है, 1999 है। तो इनमें सही आंसर कौन सा रहेगा? ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, हो सकता है 1898 यूनिवर्सिटी माने, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के निकट बेलूर मठ में रामकृष्ण मठ की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी, ये सस्पेंस है दोस्तों क्वेश्चन में, ये पूरक प्रश्न भी हो सकता है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है वो उस पर डिपेंड है। चले नेक्स्ट प्रश्न, हालांकि पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच सेतु का निर्माण किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण ने, तोतापुरी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको बता दें सही उत्तर जो आपका है वो है स्वामी विवेकानंद। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच सेतु का जो निर्माण किया था वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था? तो रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी, नोट कर लीजिए, 18 फरवरी 1836 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 16 अगस्त 1886 में। ये जन्म है और ये मृत्यु, ध्यान दीजिएगा, दोनों पूछा जा सकता है। तो जन्म पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 18 फरवरी 1836, 16 अगस्त 1886 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा है? 1836 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नैतिक कौशल है, नैतिक कौशल पूछा गया है। ठीक है, पहला है संपत्ति का ध्यान, अच्छा व्यवहार, ध्यान एकाग्रता, आचार संहिता या कर्तव्यनिष्ठ। तो नैतिक जो कौशल है वो हो जाएगा आचार संहिता, कर्तव्यनिष्ठ जो है ये आपका एक प्रकार का नैतिक कौशल है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 61, कुल छपात क्या है? कुल छपात क्या है? ऑप्शन ए है यहाँ पर श्रमिकों के मनोबल को कम करना, महिला कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न या फिर निर्णय में निरंकुश बनना या दोस्तों या रिश्तेदारों को किराए पर लेना। तो यहाँ पर जो कुल छपात है वो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रिश्तेदारों को किराए पर लेना और पक्षपात का काम दिखाना, ये कुल छपात के लक्षण है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला प्रश्न कि नैतिक मुद्दे जो एक अभियंता पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि नैतिक मुद्दे जो एक अभियंता पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? बृहद नैतिक, सूक्ष्म नैतिक या फिर शिक्षा या फिर इसको क्या कहा जाता है? अगला ऑप्शन है अधिकार। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो जाएगा शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा गया है कि 4 वेदों की अवधि क्या है? 4 वेदों की अवधि। तो वैदिक काल कब से स्टार्ट हुआ है? वैदिक काल जो स्टार्ट हुआ है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 1500 से 600, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, 1500 से 600। तो इसमें अब ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप लगाएंगे टिक उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मिल जाता है 1500 से 600 तो आप टिक करेंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है कि नैतिक शब्द का तात्पर्य है। नैतिक शब्द का तात्पर्य है। तो नैतिक शब्द का जो तात्पर्य है वो मानवीय व्यवहार की समझ से। नैतिक शब्द का क्या तात्पर्य है? मानवीय व्यवहार की समझ से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, सर्वाधिक सामूहिकता संस्कृति किस देश में है? सर्वाधिक सामूहिकता संस्कृति जो है वो किस देश में है? यूएस, जापान, पाकिस्तान या फिर चीन? तो अगर हम बात करें सर्वाधिक सामूहिकता तो ये जापान में है। कहाँ पर है? जापान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कहीं इंडिया मिल जाए आप इंडिया लगा दें,
कि सबसे ज़्यादा सामूहिकता संस्कृति पूछा गया है, तो जापान में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलें अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि छाया मूल्य में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी क्या पूछी गई है। छाया मूल्य में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी, तो यहाँ पर वित्तीय लेखन और व्यापारिक नीति या प्रबंधन या फिर अर्थशास्त्र। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबंधन। छाया मूल्य में प्रयुक्त होने वाली जो तकनीकी है वो क्या है, प्रबंधन है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें नैतिक वाक्य का दूसरा चरण क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि नैतिक वाक्य का दूसरा चरण क्या है। तो नैतिक वाक्य का जो दूसरा चरण है वो पारंपरिक नैतिकता क्या है, पारंपरिक नैतिकता जो है ये नैतिक वाक्य का दूसरा चरण है। ऑप्शन 20 में सही आंसर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं इस समय। और तो दोस्तों आप सबका जिस दिन पेपर हो जाए तो आप लोग पेपर सेंड कर दीजिएगा हमारे नंबर पे, ताकि आंसर की प्रोवाइड की जा सके और पेपर को सॉल्व कराया जा सके। ठीक है, क्लियर पिक के साथ भेजिएगा। बाकी सभी लोग कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या भी बताते रहिए। मेरा प्रयास है कि मैं आपको जो भी आपकी समस्या है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देने का प्रयास मैं करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है कि नैतिक और अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। ठीक है, नैतिक और अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो उनमें से कौन से हैं। तो सम्मिलित कार्य यानी टीम वर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। टीम वर्क जो है वो नैतिक और अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक हैं, क्योंकि जब आप कोई भी नैतिक या कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका टीम वर्क में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको क्या करता है, वो पीछे खींचता है, वो फूट डालने की कोशिश करता है, तो वो टीम वर्क आपका आएगा। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि मुख्य नैतिक मुद्दों के अलावा सम्मिलित हैं संचार मुद्दे, व्यवस्थित मुद्दे, निगमित मुद्दे या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य नैतिक मुद्दों के अलावा जो इसमें से सम्मिलित हैं वो कौन से सम्मिलित हैं भाई, इनमें संचार मुद्दे जो हैं ये मुख्य नैतिक मुद्दों के अलावा इसमें सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए इसमें सही हो सकता है और इनमें से कोई नहीं, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। थोड़ा सा सस्पेंस है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से संचार मुद्दे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगला प्रश्न है नैतिक तर्क के आवश्यक तत्व क्या पूछे गए हैं। नैतिक तत्व के आवश्यक तत्व कौन से हैं, 3, 4, 5 या 8। तो आपको बता दें नैतिक तर्क के जो आवश्यक तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन सा है मैं ये भी बता देता हूँ। पहला आप नोट करेंगे नैतिक संवेदनशीलता, दूसरा है नैतिक निर्णय, तीसरा है नैतिक प्रेरणा और चौथा है नैतिक चरित्र। ये आपके 4 प्रकार के नैतिक तर्क हैं, नोट कर लेंगे। पहला है नैतिक संवेदनशीलता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा नैतिक निर्णय, तीसरा हो जाएगा आपका नैतिक प्रेरणा और चौथा आपका हो जाएगा नैतिक चरित्र। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये नैतिक तर्क हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, ध्यान दीजिएगा। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 71 है कि नैतिक सिद्धांतों का वैकल्पिक रूप क्या है। नैतिक सिद्धांतों का वैकल्पिक रूप क्या है। तो नैतिक सिद्धांतों का जो वैकल्पिक रूप है वो है गुणात्मक नैतिक। ठीक है, वर्ट्यू इथिक्स जो है ये कुल मिलाकर के गुणात्मक नैतिक आपके नैतिक सिद्धांतों का वैकल्पिक रूप है। ऑप्शन ए इसमें आपके सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है जिसमें पूछा गया है कि करोल गिलगन के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने चरण हैं। तो इनके अनुसार जो नैतिक जो चरण हैं वो कितने हैं, वो हैं 3। ऑप्शन नंबर 20 में आपके करेक्ट आंसर होंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 करोल गिलगिन के अनुसार नैतिक विकास के कुल 3 चरण हैं, 3 प्रकार के। ऑप्शन 20 में सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए क्या कदम है। तो निर्णय लेने के लिए जो प्रक्रिया है उनमें उन्मुख और अधिनियम ये दोनों सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यक्ति के अधिकार परिभाषित हैं।
पहला प्रजातंत्र, जिम्मेदारी, स्वतंत्रता या प्रधानाधिकारी या अथॉरिटी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्मेदारी। मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यक्ति के अधिकार जो परिभाषित है वो जिम्मेदारी से किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन करे। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपका दिया गया है कि प्रसन्नता में वृद्धि के लिए मानव को आवश्यकता है। प्रसन्नता में वृद्धि के लिए मानव को किसकी आवश्यकता है? पशु की आवश्यकता है, लोकप्रियता की आवश्यकता है या प्राकृतिक आवश्यकता या कोई नहीं। तो प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस के लिए किसी भी मनुष्य की अगर बात करें, अपने आप की आप सोचिए कि आपको खुश रहने के लिए क्या पशु की आवश्यकता है या फिर लोकप्रियता, आपको अधिक लोकप्रियता मिल जाएगी तब आप खुश रहेंगे, या प्राकृतिक जो है आवश्यकता, प्राकृतिक यानी कि वर्षा हो जाए यानी ठंडी कम पड़े या सारी ये जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सब प्राकृतिक के अंतर्गत, तो क्या ये सारी चीज़ें आप आ जाए तब आप खुश रहेंगे। तो अब वृद्धि, प्रसन्नता में वृद्धि कैसे होगी? तो इनमें मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं सर्टिफाइड कर रहा है मानव की प्रसन्नता को लेकर के, इसीलिए ऑप्शन डी आप टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। दोस्तों लगभग 75 प्रश्नों को आज हमने इस क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने का प्रयास किया है और ये 75 क्वेश्चन में से लगभग 40 से 50 प्रश्न आने की संभावना होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 40 से 50 प्रश्न आने की संभावनाएं हैं और जितनी भी क्रांतियां हैं उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये पेपर एक बार आप खुद से सॉल्व करिए। अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, मैंने इसका जब PDF दे दूंगा तो एक बार PDF को अपने मन से सॉल्व कीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा प्रश्न पत्र तैयार हो जाएगा। बाकी और क्वेश्चन पेपर भी हमारे इस चैनल पर हैं जो 2022 सत्र के हैं, उनको आप देख सकते हैं और उनको भी पढ़ के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, वहाँ से भी रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, पासिंग मार्क है 75 में से आप समझ लीजिए 25 प्लस आपको करने हैं क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप इसमें पास कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।